हूं। नमस्कार दोस्तों, मैं जेपी डांडिया आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डांडिया इलेक्ट्रिकल स्टडी पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में देखेंगे कि इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर क्या होते हैं, उपकरण परिणामित्र किसे कहते हैं, जो कि दोस्तों वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है और ये टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम की दृष्टि से देखते हुए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी एक छोटे से ट्रांसफार्मर के अंदर काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसका रेशियो क्या होता है, कहाँ उपयोग होता है, किस प्रकार इसका कनेक्शन करते हैं, संयोजन होता है, किस प्रकार की धारा को मापता है या किस प्रकार के वोल्टेज को नापता है। उपकरण परिणामित्र में मापक यंत्र होते हैं। मापक यंत्रों में इस प्रकार के ट्रांसफार्मर प्रयोग होते हैं जिनका आज वर्गीकरण करेंगे। दोस्तों, जब अपना जो ट्रांसफार्मर का चैप्टर चल रहा है उसमें धीरे धीरे कंटिन्यू नियमित पैटर्न के आधार पर पॉइंट टू पॉइंट सिलेबस कंप्लीट होने जा रहा है। तो आप अपने नोट्स बनाते रहिए और यदि किसी प्रकार की कोई समस्या आती है वीडियो देखने में या नोट्स बनाने में या समझ नहीं आता है तो कमेंट्स में जरूर कमेंट्स किया करो। ठीक है, तो आज क्या पढ़ेंगे, इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर क्या होते हैं। मैं आपको बताता हूँ इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर की पूरी संपूर्ण जानकारी दूंगा, कंप्लीट पॉइंट टू पॉइंट नियमित पैटर्न के आधार पर बताऊंगा आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आ जाएगा और इस प्रकार का कोई कंफ्यूज ही नहीं बचेगा आपके दिमाग में कि ये क्या होता है। इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। इसको कहते हैं उपकरण परिणामित्र। क्या कहेंगे, उपकरण परिणामित्र, ये कहेंगे इसको। अब होता क्या, देखो, वैसे तो आप लोग साधारण ट्रांसफार्मर देख चुके हो, मैंने ऑटो ट्रांसफार्मर का वर्गीकरण भी करवा दिया है, लेकिन ये क्या होते हैं मैंने आपको यदि ट्रांसफार्मर क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांसफार्मर पढ़ाया था, ट्रांसफार्मर के प्रकार बताए थे, वहां मैंने आपको बताया भी था कि इस प्रकार के उपकरण आपके सामने, इस प्रकार के ट्रांसफार्मर आपके सामने आएंगे। तो बताते था, देखो जैसे अपना एक एम्पीमीटर होता है, आप सपोज करना, आप देखना आपको अच्छी तरह समझ में आएगा कि एक एम्पीमीटर होता है या फिर वोल्टमीटर होता है। एम्पीमीटर क्या मापता है, एम्पीमीटर धारा को मापता है, वोल्टमीटर क्या करता है, वोल्टेज को नापता है। तो फिर कितनी धारा और कितनी वोल्टेज को मापते हैं, वो भी एक उपकरण होते हैं जो कि किसी राशि को मापते हैं, जैसे करंट वोल्टेज को नापते हैं। जैसे आप लोग सपोज करिए, जैसे 1,32,000 की लाइन है, 132 kV की लाइन है, 11 kV की लाइन है, या फिर 33 kV की लाइन है, 220 kV की लाइन है, मतलब 11 kV के ऊपर की जो ओवरहेड लाइनें होती हैं उनमें यदि करंट को नापना हो तो अपन छोटे से अपना एक जो एमीटर होता है, एम्पीमीटर, तो उसका उपयोग करेंगे। तो किस प्रकार उसका उपयोग करते हैं, फिर यदि उसको उपयोग भी करेंगे तो उसमें कुछ काफ़ी परिवर्तन करेंगे जो कि एक लॉस का मान लॉस बढ़ाते हैं। इसलिए उस लॉस को बढ़ाने के लिए या फिर आसानी से उस धारा को नापने के लिए या फिर आसानी से एक वोल्ट मीटर प्रयोग करते हैं। वोल्ट मीटर में यदि आप लोग देखोगे 500 वोल्टेज नाप सकते हैं या फिर 600-700 वोल्टेज नाप सकते हैं, लेकिन 11,000 वोल्टेज नापना होता है। ये फिर आपसे पूछा जाए कि अधिक वोल्टेज नापना होता है, बहुत अधिक वोल्टेज नापने की आपको जरूरत पड़ेगी तो उस प्रकार के उपकरण प्रयोग नहीं कर सकते, घातक सिद्ध हो सकते हैं, नुकसान हो सकता है, झटका लगने की संभावना हो सकती है। इसलिए उस प्रकार की धारा व वोल्टेज को नापने के लिए उपकरण परिणामित्र का प्रयोग करते हैं। तो आज इसके बारे में देखेंगे कि किस प्रकार इस ट्रांसफार्मर को उपकरण परिणामित्र की भांति या एक मापक यंत्र की भांति प्रयोग करते हैं। तो कह सकते हैं कि एसी में हाई वोल्टेज व हाई करंट नापने के लिए उपकरण परिणामित्र का प्रयोग किया जाता है। लेकिन जैसे आपने पूछा जाए कि अधिक धारा नापेंगे तो कौन सा ट्रांसफार्मर प्रयोग करेंगे, अधिक वोल्टेज नापेंगे तो कौन सा ट्रांसफार्मर प्रयोग करेंगे। तो अधिक धारा नापने के लिए उपकरण ट्रांसफार्मर में करंट ट्रांसफार्मर का प्रयोग करते हैं। अधिक वोल्टेज नापने के लिए उपकरण परिणामित्र में देखा जाए, यदि इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर में देखा जाए तो एक पोटेंशियल ट्रांसफार्मर का प्रयोग करते हैं, जिसको शॉर्टकट में सीटी कहते हैं करंट ट्रांसफार्मर को, और उसको पीटी कहते हैं। तो आज किसका अध्ययन करेंगे, सीटी व पीटी का अध्ययन करेंगे शॉर्टकट में। आपके सामने काफी बार क्वेश्चन आएगा सीटी पीटी क्या होता है। ठीक है, तो अब उपकरण परिणामित्र होते क्या है। जैसे आप लोगों ने साधारण ट्रांसफार्मर देखा था, कैसा देखा था आपको ध्यान होगा, मैं आपको बता देता हूं। जैसे ये देखा था आप लोगों ने, ये आप लोगों की 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर था, ये आपकी प्राइमरी थी, ये आपकी कोर थी, देखा होगा आप लोगों ने, मैंने आपको पढ़ाया है। और एक पॉइंट टू पॉइंट इसको बताया भी था किसके सिद्धांत पर कार्य करता है, किस प्रकार वोल्टेज का निर्माण करता है, ये ट्रांसफार्मर देखा था आप लोगों ने। ठीक है, तो ये क्या है, 2 वाइंडिंग का ट्रांसफार्मर है। देखो एक वाइंडिंग ये प्राइमरी और दूसरी वाइंडिंग सेकेंडरी। फिर आप लोगों ने देखा था कि एक वाइंडिंग का ट्रांसफार्मर जिसको कहते हैं ऑटो ट्रांसफार्मर, उसका भी अध्ययन किया था। लेकिन आज किसका अध्ययन करेंगे, फिर वापस उसी ट्रांसफार्मर में चले जाएंगे जो कि साधारण ट्रांसफार्मर 2 वाइंडिंग का ट्रांसफार्मर देखा था। तो कह सकते हैं क्या, उपकरण परिणामित्र ये लिख लो इसके बारे में, अधिक धारा व
अधिक वोल्टेज मापने के लिए इनका प्रयोग करते हैं या प्रयुक्त होते हैं। एक तो ये सबसे बड़ी बात आती है कि उपकरण प्रणामित्र होते क्या है, ये क्या करेंगे, अधिक धारा व अधिक वोल्टेज नापेंगे। किस प्रकार के ट्रांसफार्मर होते हैं काफी बार पूछा जाता है, और किसके सिद्धांत पर कार्य करेंगे। आप लोग देखोगे जैसे ये ट्रांसफार्मर है, 2 वाइंडिंग का ट्रांसफार्मर है, तो ये किसके सिद्धांत पर कार्य करता है, ये वैसे देखा जाए तो फैराडे के चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। किसके नियम अनुसार, फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। लेकिन फैराडे ने 2 सिद्धांत भी तो बताए थे। कितने बताए थे, 2। एक बताया था सेल्फ इंडक्शन का सिद्धांत, एक बताया था म्यूचुअल इंडक्शन का सिद्धांत, जिसको कहते हैं स्वप्रेरण और उसको कहते हैं पारस्परिक प्रेरण या अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो ये किसके सिद्धांत पर कार्य कर रहा था, ये कर रहा था पारस्परिक प्रेरण म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पर कार्य करता था। तो इस प्रकार के ट्रांसफार्मर क्या होंगे, ये भी 2 वाइंडिंग के ट्रांसफार्मर होंगे। दोनों के दोनों बात कर रहा हूं, ये कैसे होंगे, 2 कुंडलन 2 वाइंडिंग के ट्रांसफार्मर होते हैं, परिणामित्र होते हैं। ये भी याद रखना, कभी आप देखो कि वो अपना ऑटो ट्रांसफार्मर की बात नहीं है, ये 2 वाइंडिंग के ट्रांसफार्मर होते हैं। अब 2 वाइंडिंग के ट्रांसफार्मर हो गए तो एक चीज स्पष्ट आपके सामने आ गई होगी कि ये किसके सिद्धांत पर कार्य करेगा, ये फैराडे के म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पर कार्य करेगा। किसके नियम अनुसार, फैराडे के म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पर कार्य करेगा। 2 वाइंडिंग होने के नाते यदि एक वाइंडिंग का होता तो क्या कह सकते थे, एक वाइंडिंग का होता तो ये कह सकते थे कि ये सेल्फ इंडक्शन के सिद्धांत पर कार्य करेगा। लेकिन ये किसके सिद्धांत पर कार्य करेंगे, ये म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पर कार्य करेंगे। तो ये कह सकते हैं ये उपकरण परिणामित्र म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत या इंडक्टेंस के सिद्धांत पर कार्य करते हैं, इसको कहते हैं पारस्परिक प्रेरण। पारस्परिक प्रेरण कहते हैं हिंदी में, वैसे इसको सह प्रेरण भी कहते हैं। याद रखना, क्या कहेंगे, सह प्रेरण। सह प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। एक इनकी ये काफी बार प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम में कि किसके सिद्धांत पर कार्य करते हैं। अब म्यूचुअल इंडक्शन किसका सिद्धांत था, काफी बार परीक्षा में आता है म्यूचुअल इंडक्शन किसका सिद्धांत था, तो ये फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत था। तो ये कह सकते हैं ये ट्रांसफार्मर कौन से उपकरण परिणामित्र फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित होते हैं। अब आप ये देखना चाहो कि फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत क्या था, तो मैंने चुंबकत्व के चैप्टर में पॉइंट टू पॉइंट आप लोग देखोगे आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। मतलब कि एक अच्छी ट्रिक के साथ, अच्छे एग्जाम्पल के साथ मैंने आपको बताया था किस प्रकार फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत वोल्टेज उत्पन्न करता है। मैंने आपको बताया था एक की पॉइंट टू पॉइंट बताया था। तो आप लोग देखना चाहो तो मेरे चुंबकत्व के चैप्टर में जाके देखोगे तो फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत अच्छी तरह आपको समझ में आ जाएगा। तो ये तो थे अब तक की इन दोनों की बात की है, मैंने एक की बात नहीं की है, इन दोनों की बात किसकी मैंने की है, इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर की बात की है, न कि मैंने इसके इंडिविजुअल सिद्धांत की बात की है। तो अब क्या देखेंगे कि ये म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पर जो इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर कार्य करते हैं, तो इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर कितने प्रकार के होते हैं ये आप लोग देखोगे तो शॉर्टकट में आपको सीटी का ही पीटी का ही वर्णन मिलेगा। लेकिन करंट ट्रांसफार्मर कितने प्रकार के होते हैं, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर कितने प्रकार के होते हैं, कहाँ कहाँ उनका उपयोग करते हैं, और ये पोर्ट धारा को किस प्रकार नाप सकते हैं। जैसे आप लोगों के 1000 एम्पीयर की धारा नापनी है तो किस प्रकार ये धारा को नापते हैं, किस प्रकार ये जैसे पूछा जाए कि 4 लाख वोल्टेज को नापना है तो किस प्रकार ये वोल्टेज को नापते हैं और किस प्रकार वोल्टेज का परिवर्तन करके अपने मान को समायोजित करके आपको एमीटर में दिखाते हैं। एमीटर वही प्रयोग करेंगे, वोल्टमीटर वही प्रयोग करेंगे, लेकिन ये करेंगे क्या, वो धारा के मान को कम करेंगे, वोल्टेज के मान को कम करेंगे, फिर अपने को दर्शाएंगे, उसका रेशियो देखेंगे किस रेशियो के आधार पर कम कर रहा है। तो अब देखते हैं इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर कितने प्रकार के होते हैं। अब क्या देखेंगे, ये देखेंगे कि ट्रांसफार्मर कितने प्रकार के होते हैं। तो लिखेंगे इंस्ट्रूमेंट टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर, टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर। अब वो कितने प्रकार के होते हैं, मैंने आपको शुरू में बताया था कि इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर क्या नापेगा, एक तो वोल्टेज नापेगा और दूसरा धारा नापेगा।
कौन सी धारा, कौन सी वोल्टेज अधिक वोल्टेज में अधिक धारा नापेगा, कहाँ पे ओवरहेड लाइनों में जाता है, या ओवरहेड लाइनों में नहीं आता है तो भी देखते हैं कि 1,000 एम्पीयर 200 एम्पीयर की धारा नापता है, वहां इनका प्रयोग करते हैं। तो ये कितने प्रकार के होंगे, वैसे देखें 2 प्रकार के होंगे आप लोगों को, फिर दोनों के प्रकार आपको बताऊंगा। ये कितने प्रकार के रहेंगे, 2 प्रकार के रहेंगे, 2 प्रकार के होते हैं। और दोनों प्रकार कौन कौन से होते हैं अभी आपको बताता हूं। देखो, एक धारा नापेगा तो क्या कहेंगे, धारा करंट ट्रांसफार्मर। क्या रखेंगे, ये 2 प्रकार के होंगे। तो पहला प्रकार लिखेंगे एक करंट ट्रांसफार्मर, करंट ट्रांसफार्मर जिसको कहते हैं धारा परिणामीतर, धारा परिणामीतर कहते हैं। दूसरा क्या रहेंगे, दूसरा होता है पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर जो कहते हैं विभव परिणामीतर। अब आज इनका वर्गीकरण करेंगे और पॉइंट टू पॉइंट करेंगे। दोस्तों नोट्स जरूर बनाना, मैं आपको अब जो बातें बताने जा रहा हूं ये आप पॉइंट टू पॉइंट जरूर लिखना और इनके बारे में विचार जरूर करना। पसंद है तो लाइक करना, और आपके मन में इसकी वीडियो के प्रति या इस टॉपिक के प्रति क्या विचार व्यक्त हुए, समझ में आया नहीं आया, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं आपको कोई समझ में आएगा, नहीं आया तो वो भी लिखना कि आपको क्या समझ में नहीं आया। आपके प्रत्येक मैं आपको कमेंट्स के देखते हुए आपके प्रत्येक कमेंट्स का रिप्लाई करूंगा। यदि आपका कोई समस्या होगी, आपका कोई क्वेश्चन होगा तो उसका सॉल्यूशन जरूर करूंगा, लेकिन आप कमेंट्स में जरूर लिखना, ठीक है। तो आज इनका वर्गीकरण करेंगे। यदि वीडियो ज्यादा लंबा होता तो एक का वर्गीकरण पूरा हो जाएगा, दूसरे का अगले वीडियो में कर देंगे। तो सबसे पहले किसका वर्गीकरण करेंगे, सबसे पहले करेंगे करंट ट्रांसफार्मर का करेंगे। किसका करेंगे, करंट ट्रांसफार्मर करेंगे, इसका वर्गीकरण करेंगे सबसे पहले। अब होता क्या है इसके बारे में संपूर्ण जानकारी देखो, और एग्जाम की दृष्टि से देखते हुए वो सारी चीजें बताऊंगा, वो सब कुछ पॉइंट टू पॉइंट सब बातें बताऊंगा आप लोगों को, कि आपके मन में इसके प्रति दिमाग में कंफ्यूज बचे ही नहीं, आप इसके बारे में और अधिक सोच ही नहीं सकते कि सर और क्या होता है। पॉइंट टू पॉइंट सारी बातें बताऊंगा आप लोगों को, ठीक है। तो नोट्स में ऐड जरूर करते चला जाना, ताकि आपको भविष्य में और ज्यादा अधिक मेहनत नहीं करनी पड़े। आज की मेहनत आपको अच्छी तरह काम आए, क्योंकि नियरेस्ट भविष्य में जो भी आपके एग्जाम आएगी तो आप अच्छे प्राप्त करके अपनी सफलता को प्राप्त कर सकते हो। इसलिए दोस्तों आपको यदि पॉइंट टू पॉइंट नीमी पैटर्न के आधार पर यदि इलेक्ट्रिशियन थ्योरी का सिलेबस का संपूर्ण अध्ययन करना है तो नाडिया इलेक्ट्रिकल स्टडी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको अच्छी तरह से फायदा मिल सके और आप अपने भविष्य में अच्छे अंक प्राप्त करके अपनी सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। तो अब इसके बारे में अध्ययन करते हैं कि करंट ट्रांसफार्मर क्या होता है। ये तो मैंने आपको दोनों चीजें बताई थी, इन दोनों के बारे में। तो किसका अध्ययन कर रहे हैं अभी करेंगे करंट ट्रांसफार्मर का। टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसको मिस मत करना, वीडियो को लास्ट एंड तक जरूर देखना और पूरा जरूर देखना। अब किसका करेंगे, करंट ट्रांसफार्मर का। ये आपका करंट ट्रांसफार्मर है, इसको कहते हैं धारा परिणामीतर। इसके बारे में देखते हैं। अब होता क्या है, सबसे पहले आपको बताया था ये कैसा होता है, अब इसके बारे में लिखेंगे। सबसे पहले आपको बताइए क्या ये करता क्या है, ये उच्च धारा को मापने के लिए प्रयुक्त होता है। क्या कहेंगे, ये उच्च धारा को, उच्च धारा बताऊंगा कहां कितनी उच्च धारा होती है, कैसे नापेगा। ये उच्च धारा को मापने के लिए प्रयुक्त होता है। सबसे बड़ी बात ये आती है। और उसके बाद में क्या करेगा, उच्च धारा में से और हेड लाइनों में, जैसे 11 केवी लाइन है, 33 केवी लाइन है, या फिर 132 केवी लाइन है, इससे और भी अधिक लाइनें हैं, उनमें फिर 11 केवी नहीं होगी तो इस प्रकार की धारा होगी। जैसे अपने एलटी में बात करते हैं, जैसे 500 एम्पीयर की धारा आ गई, या फिर 200 एम्पीयर की धारा आ गई, या 1000 एम्पीयर की धारा आ गई, वहां में नापने के लिए प्रयोग करते हैं। अब करंट ट्रांसफार्मर तो इसको शॉर्टकट में क्या कह सकते हैं, इसको सीटी के नाम से जानते हैं। क्या कहेंगे, सीटी। सीटी का फुल फॉर्म करंट ट्रांसफार्मर। सीटी के नाम से जाना जाता है, सीटी के नाम से प्रसिद्ध है, ये नाम से जाना जाता है। ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, आप जानते हुए इसके बारे में जाना जाता है। क्या कहेंगे, सीटी के नाम से जानेंगे। सीटी का मतलब करंट ट्रांसफार्मर। सीटीपीटी क्या होती है, काफी बार प्रश्न पूछते हैं सीटीपीटी क्या होती है। अब ये तो आप लोगों ने देख लिया कि किसके सिद्धांत पर कार्य करेगा, म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पर कार्य करेगा। ये भी म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पर कार्य करेगा। सिद्धांत क्या रहेगा, म्यूचुअल इंडक्शन का रहेगा। इसके बारे में लिख लेना, म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पर कार्य करता है। एक सबसे बड़ी बात आती है, और क्या है, 2 वाइंडिंग का ट्रांसफार्मर है। ये 2 वाइंडिंग का ट्रांसफार्मर है, 2 वाइंडिंग का ट्रांसफार्मर है।
एक सबसे बड़ी बात ये आती है, आपको सचित्र मतलब कि एक अच्छे डायग्राम के साथ समझाऊंगा कनेक्शन कहाँ होते हैं, संयोजन कहाँ होते हैं। अब देखो तो आप लोगों ने देख लिया कि लो हानि का मान को कम करने के लिए, रिलेक्टेंस का मान कम करने के लिए किसका करेंगे, सिलिकॉन स्टील की कोर का प्रयोग करेंगे। कहाँ करेंगे, सिलिकॉन स्टील की कोर का प्रयोग करेंगे, क्योंकि नॉर्मल फ्रीक्वेंसी पे सिलिकॉन स्टील ही होती है। सिलिकॉन स्टील की लेमिनेटेड कोर का प्रयोग करेंगे। क्यों करेंगे, लो हानि को मान को कम करने के लिए और लीकेज रिलेक्टेंस के मान को कम करने के लिए। लेकिन फिर भी बात आता है कि दोनों वाइंडिंगों को समीप रखेंगे, बिल्कुल समीप में पास पास रखेंगे, ताकि क्षरण लीकेज का मान या क्षरण प्रतिघात का मान कम से कम हो, द्वितीय क्षरण प्रतिघात का मान। तो लिख लेना यहाँ पे एक ज्यादा बड़ी बात नहीं है कि क्षरण लीकेज के मान को या रिलेक्टेंस लीकेज रिलेक्टेंस के मान को कम करने के लिए दोनों वाइंडिंगों को बिल्कुल परस्पर समीप रखेंगे, कोर के ऊपर पास पास रखेंगे, ज्यादा दूर नहीं रखेंगे। ये तो थी बात इसकी। अब देखते हैं ये सीटी भी कितने प्रकार की होती है, फिर इसके बारे में आपको बताऊंगा डायग्राम के साथ, क्योंकि प्रकार यहाँ पे भी आएंगे कि ये कितनी प्रकार की होती है। मतलब कि करंट ट्रांसफार्मर भी, इसके भी प्रकार होते हैं, ऐसा नहीं है आपकी बुक्स में एक ही मिलेगा आपको, सिर्फ ओनली करंट ट्रांसफार्मर का वर्गीकरण ही मिल सकता है। लेकिन आप इसका और गहराई से अध्ययन करोगे, डीपली अध्ययन करोगे, तो आप इनके प्रकार भी देखोगे। शॉर्टकट में नहीं पढ़ेंगे, बिल्कुल डीपली अध्ययन करेंगे, बारीकी से अध्ययन करेंगे, ताकि आपके मन के जो कॉन्सेप्ट हैं, आपके मन में जो कॉन्सेप्ट, मतलब आपके मन में जो डाउट है वो क्लियर हो जाए और प्रत्येक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो अब देखते हैं क्या देखेंगे, इसके टाइप्स देखते हैं। सीटी कितने प्रकार की होती है, टाइप्स ऑफ सीटी, मैं शॉर्टकट में लिख देता हूँ, याद रखना, टाइप्स ऑफ सीटी मतलब करंट ट्रांसफार्मर के प्रकार देखते हैं, धारा परिणामीत्र के प्रकार देखते हैं। ये कितने प्रकार का होता है, तो सबसे पहला प्रकार आता है कि वेस्टर्न के आधार पर आएगा। वाइंडिंग मतलब कि वेस्टर्न के आधार पर कि वाउंड जो अपने वाइंडिंग है वो किस प्रकार आपने संयोजित कर रखी है, वाइंडिंग के संयोजन के आधार पर आएंगे। फिर आएगा रिंग टाइप आएगा, फिर बार्ब टाइप आएगा, फिर आपके सामने ड्राई टाइप आएगा, फिर आपके सामने ऑयल इमर्स्ड आएगा, मतलब कि तेल नियंत्रित आएगा। तो ये भी कितने होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं। क्या लिखेंगे, सीटी भी 5 प्रकार के होते हैं। करंट ट्रांसफार्मर आगे जाके विस्तृत वर्णन करेंगे, तो 5 प्रकार के होंगे। तो आज 5 प्रकारों का वर्गीकरण करेंगे। किसका करेंगे, 5 प्रकारों का वर्गीकरण करेंगे। सबसे पहले अपना वर्गीकरण अपने ये करेंगे कि वाउंड टाइप, क्या लिखेंगे, वाउंड टाइप करंट ट्रांसफार्मर, करंट ट्रांसफार्मर ये लिखेंगे। वाउंड टाइप करंट ट्रांसफार्मर का वर्गीकरण करेंगे। वाउंड टाइप का मतलब कि आपने वेस्टर्न वाइंडिंग किस प्रकार से संयोजित कर रखी है उसकी बात करेंगे। तो अब आप लोगों को बताता है वाइंडिंग कहाँ स्थापित करते हैं, वाइंडिंग करते हैं कोर के ऊपर। अब कोर के आधार पर आप लोगों ने देखा था कि एक तो था कोर टाइप देखा था, फिर आपने सेल टाइप ये भी देखा था, बेरी टाइप, रिंग टाइप ये देखे थे आप लोगों ने। तो आज उसमें देखेंगे कि कोर के आधार पर सबसे पहला ट्रांसफार्मर देखते हैं। कोर के आधार पर आपको डायग्राम बना के दिखाता हूँ, वेस्टर्न के आधार पर, ये वाउंड टाइप आधार पर दिखाता हूँ कि ये 2 कोर लेते हैं। यहाँ पे कैसे लेंगे, आयताकार लेंगे। याद रखना किस प्रकार की कोर लेंगे, आयताकार कोर लेंगे। ये आयताकार कोर ले ली, कोर टाइप ट्रांसफार्मर में आयताकार, इसमें इसको बनाएंगे कैसे, एल टाइप या एल टाइप की कोर्सेस का प्रयोग करेंगे। अब कोर किसकी बनती हैं, सिलिकॉन स्टील की। किस प्रकार से, ये सिलिकॉन स्टील की लेमिनेटेड पत्तियां होती हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि यहाँ पे लो हानि के मान को कम करने के लिए सिलिकॉन स्टील का प्रयोग करते हैं। इस पर वाइंडिंग देखेंगे, देखो 1 या 2-3 टर्न करेंगे, ज्यादा नहीं, 2 टर्न, बेशक टर्न होते हैं यहाँ पे। किसके, प्राइमरी वाइंडिंग का दिखाता हूँ आपको। ये प्राइमरी वाइंडिंग का टर्न रहेंगे, ये प्राइमरी वाइंडिंग का टर्न है। अब सेकेंडरी में कितने टर्नों की संख्या देख रहेंगे, आप इसको देखते हुए बताना कि किस प्रकार का ट्रांसफार्मर हो चुका है। सेकेंडरी वाइंडिंग में टर्न अधिक करेंगे, मैं टर्नों के आकार बताऊंगा, टर्नों के साइज बताऊंगा, टर्नों के आधार पर वाइंडिंग की प्रकृति बताऊंगा, सब बातें बताऊंगा जो परीक्षा में आ चुके हैं वो बताऊंगा। यहाँ अधिक टर्न लगा दिए, गौर से देखना मेरी बात, यहाँ कितना लगा दिए, अधिक टर्न लगा दिए, बहुत ज्यादा। यहाँ कितने लेंगे, 1 या 2 टर्न, बस इतने 1 या 2 टर्न ही होते, ज्यादा करके 3 लगा देंगे, ज्यादा नहीं लगाएंगे। तो लगभग देखा जाए तो प्राइमरी में 1 या 2 टर्न ही होते हैं। कितने लेंगे, लगभग प्राइमरी में 1 या 2 टर्न ही होते हैं। अब देखो यहां से ये प्राइमरी वाइंडिंग है। प्राइमरी वाइंडिंग क्या है, जिसको सप्लाई से संयोजित करते हैं। मैं लिख के दिखा देता हूं, क्या देखेंगे, ये आपकी क्या है, ये प्राइमरी वाइंडिंग है। ये आपकी प्राइमरी वाइंडिंग, और ये क्या है, ये सेकेंडरी वाइंडिंग है। ये क्या है, सेकेंडरी वाइंडिंग। इतना आप समझ गए हो कि सेकेंडरी वाइंडिंग से वाइंडिंग को लोड से संयोजित करते हैं और प्राइमरी वाइंडिंग पे सप्लाई प्रदान करते हैं। याद रखना बात। अब देखो ये प्राइमरी वाइंडिंग में धारा सप्लाई होगी, धारा प्रवाहित होगी, धारा प्रवाहित होगी, ये चुंबकीय फ्लक्स स्थापित करेगी।
अभी चुंबकीय फ्लक्स कहाँ जाएगा, ये सेकेंडरी वाइंडिंग के साथ लिंक करेगा कोर के साथ होते हुए, ये सेकेंडरी वाइंडिंग में चुंबकीय फ्लक्स आ गया, ये चुंबकीय फ्लक्स होगा, इसके साथ लिंक करके इसमें वोल्टेज बनेगा। अब देखो आपको ये पता है कि टर्न प्रति वोल्ट समान होता है, होता कि नहीं होता है, टर्न प्रति वोल्ट समान होता है। तो अब टर्न प्रति वोल्ट माना कि यहाँ 220 वोल्टेज लगाए, मतलब आप लोगों ने 500 वोल्टेज लगाए या फिर 300 वोल्टेज लगाए, तो 300 वोल्टेज लगाएंगे, 100 टर्न यहाँ पे, 100 वोल्टेज यहाँ पे, 100 वोल्टेज यहाँ पे, 300 वोल्टेज के लिए यहाँ कितने टर्न है, माना कि यहाँ पे 20 टर्न लगा दिए तो 2000 वोल्टेज हो जाएंगे। इसका मतलब ये किस प्रकार का ट्रांसफार्मर हो गया, देखो यहाँ ये क्या है, ये N1 है और ये क्या है, ये N2 है। समझ गए आप। N1 में मतलब कि प्राइमरी में टर्नों की संख्या सेकेंडरी की अपेक्षा कम है, गौर से देखना, इसमें प्राइमरी में टर्नों की संख्या सेकेंडरी की अपेक्षा कम है और ये चुंबकीय फ्लक्स स्थापित करेगी कोर के द्वारा। ये क्या है, ये कोर है, कोर के द्वारा होते हुए ये कहाँ जाएगा, सेकेंडरी के पास जाएगा, सेकेंडरी के साथ लिंक करेगा और वहां वोल्टेज उत्पन्न होगा। तो कह सकते हैं प्राइमरी वाइंडिंग में टर्नों की संख्या सेकेंडरी की अपेक्षा कम होती है। याद रखना बात, प्राइमरी वाइंडिंग में टर्नों की संख्या सेकेंडरी की अपेक्षा कम होती है। तो प्राइमरी वाइंडिंग में टर्नों की संख्या कितनी माना जाता है, 1 या 2 टर्न ही होते हैं। याद रखना, सिटी में 1 या 2 टर्न ही होंगे, ज्यादा नहीं होंगे, 1 या 2 टर्न लगाते हैं। अब किस प्रकार से इसका निर्धारण करेंगे, अब आपको पता है, याद रखना बात है कि करंट ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग को लाइन के श्रेणी क्रम में संयोजित करते हैं। कहाँ करेंगे, लाइन के श्रेणी क्रम में संयोजित करेंगे। माना कि आपकी लाइन जा रही है, देखो मैं आपको दिखाता हूँ, ये आपकी लाइन जा रही है, ये लाइन गई आपकी एक फेज की बात करता हूँ, माना कि ये आर फेज है, 3 फेज होंगे तो तीनों पे अलग अलग सिटी का प्रयोग करेंगे। आर फेज है, यहाँ आर फेज श्रेणी क्रम में लगा दिया और ये आर फेज लाइन चला गया। अब वो लोग ये अपने श्रेणी क्रम में हुआ कि नहीं, ये लाइन चलेगी, आर फेज चला गया, ये श्रेणी क्रम में लग गया है। और यहाँ लगाएंगे आपका एमीटर, क्या लगाएंगे, एमीटर लगाएंगे। यहाँ लगा दिया आप लोगों ने एमीटर, एम्पीयर मीटर लगा दिया। अब इसके बारे में बताऊंगा ये एमीटर क्या होता है, किस प्रकार की रेंज का होता है, किस प्रकार धारा को नापता है, एक एक पॉइंट ऊपर समझना मेरी बात को। अब देखो इसमें लिखेंगे कि प्राइमरी वाइंडिंग में जो तार होते हैं, प्राइमरी वाइंडिंग में मोटे तार की, कम टर्नों की, या एक कभी कभार सीधा मोटा तार ही होता है, नहीं टर्न लगाते हैं सीधा तार ही लगा देते हैं। आपको बता दूंगा कि सीधा तार भी एक प्राइमरी वाइंडिंग की भौतिक कार्य कैसा करता है, रिंग टाइप में आपके सामने आएगा, याद देखना बात। तो क्या कहेंगे इसके बारे में, प्राइमरी वाइंडिंग की बात, सिटी में लिख लो, प्राइमरी वाइंडिंग की बात करें, प्राथमिक कुंडल की बात करते हैं। प्राथमिक कुंडल मोटे तार व कम टर्न की होती है, मोटे तार व कम टर्न की होती है, ठीक है। और सेकेंडरी वाइंडिंग पतले, ये लिख लो, द्वितीय कुंडल, द्वितीय कुंडल पतले तार, थिन वायर, पतले तार अधिक टर्न की होती है। अब तक का निष्कर्ष निकला है, पतले तार अधिक टर्न की होती है। अब आगे पे आपको इसके वोल्टेज का रेशियो बताऊंगा। देखो यहाँ पे एक चीज याद रखना कि ये किस प्रकार का ट्रांसफार्मर हो गया, आपको पता है यहाँ टर्नों की संख्या, देखो यहाँ एन, इसकी बात करता हूँ मैं, मिटा देता हूँ थोड़ा सा, यही लिख देता हूँ। देखो यहाँ लिखेंगे N1, N1 में टर्न कितने हैं, कम है, किससे, सेकेंडरी की अपेक्षा, तो ये N2, N1 लेस देन N2, मतलब N1 में मतलब कि प्राइमरी वाइंडिंग में टर्नों की संख्या N2 से कम है कि नहीं है, देखो सामने है। तो फिर क्या कर सकते हैं, या फिर ये भी लिख सकते हैं कि N2 ग्रेटर देन N1, एक ही बात है, चौंकने वाली बात नहीं, एक ही बात है, N2 ग्रेटर देन N1 या N1 लेस देन N2। तो फिर आपको पता है कि रेशियो, टर्न रेशियो कैसा होता है, टर्न रेशियो होता है K बराबर होता है N2/N1 होता है। गौर से सुना मेरी बात, N2/N1 तो है, यहाँ माना 200 टर्न है, यहाँ आपको माना कि 2 टर्न है 2 टर्न, तो यहाँ कितना आएगा, 100 आ गया। रेशियो का मान कितना आ गया, K का मान 100 आ गया। बोले 1 से अधिक नहीं है, 1 से अधिक है नहीं, तो लिख सकते हैं कि यहाँ पे टर्न रेशियो मतलब कि ये अपना रूपांतरण अनुपात, मतलब कि चक्र का रूपांतरण अनुपात कितना है, 1 से अधिक है, 1 से अधिक है। ये कंडीशन आती है किसमें, करंट ट्रांसफर में आती है, ये कंडीशन आ गई। और आपको पता है ये कंडीशन, यदि रूपांतरण अनुपात ट्रांसफर रेशियो का मान 1 से अधिक होता है, K का मान 1 से अधिक होता है, किस प्रकार का ट्रांसफर होता है, ये एक प्रकार का स्टेप अप ट्रांसफर होता है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर की श्रेणी में आता है, जिसको कहते हैं ऊंचाई ट्रांसफार्मर। तो ये सीटी क्या है, करंट ट्रांसफार्मर क्या होता है, एक प्रकार का, लिख लो, ये ऊंचाई ट्रांसफार्मर होता है, ऊंचाई परिणामित्र, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है।
काफी बार प्रश्न पूछा जाता है कि करंट ट्रांसफार्मर होता है स्टेप अप या स्टेप डाउन। समझ गए आप, स्टेप अप या स्टेप डाउन, इस तरह समझ गए कि यहाँ टर्नों की संख्या देगा तो स्टेप अप हो गया। इसका मतलब क्या होगा, माना कि यहाँ वोल्टेज लगाए, यहाँ अपन ने 300 वोल्ट लगाए, तो यहाँ माने 20 टन है तो 6000 आपके 600 वोल्टेज चले जाएंगे। तो टनों के यहाँ 132 वोल्टेज लगाए तो यहाँ लाखों वोल्टेज चले जाएंगे, करोड़ों वोल्टेज चले जाएंगे। अब आपको पता है एक चीज आपको पता होगा कि जैसे इसकी रेटिंग बात करें, ट्रांसफार्मर रेटिंग किसमें होती है, VA में होती है, KVA में होती है। किसमें होती है, KVA में, छोटी इकाई VA में होती है। मान लीजिए कि यहाँ 1000 वाट की पावर देते हैं, यहाँ पे कितनी देते हैं, 1000 वाट की पावर। सोचने वाली बात है कि पावर का स्थानांतरण यहाँ से पावर का स्थानांतरण यहाँ पावर के रूप में हो गया, ये कम ज़्यादा नहीं करता है। लॉस के कारण जो घटता है वही कम होता है, बाकी पावर कम ज़्यादा नहीं होती है। तो लिख सकते हैं कि प्राइमरी में VA बराबर सेकेंडरी की VA के बराबर होती है। माना कि यहाँ आप लोग 250 वोल्टेज दिए, धारा का मान कितना दिया, 4 एम्पीयर दिया, तो कितना हो गया, यहाँ भी क्या मिलेगा आपको, टर्नों की संख्या बराबर होगी तो, टर्नों की संख्या बराबर होगी तो या नहीं होगी तो, लेकिन पावर आपको सेम मिलेगी। क्या मिलेगी, 250 वोल्टेज 4 एम्पीयर ही मिलेंगे। यदि टर्नों की संख्या बराबर है, सेम टू सेम की, तो यहाँ भी क्या मिलेगा, 250 एम्पीयर 4 वोल्टेज मिलेंगे नहीं। लेकिन यहाँ 1000 वाट की पावर लगाई तो यहाँ 1000 वाट की पावर, लॉस का मान 0 है, आदर्श की बात कर रहे हैं तो 1000 VA ही मिलेगा आपको। पावर कितनी मिलेगी, वास्तविक पावर 1000 वाट ही मिलेगी आपको, 1000 वाट मिलेगी आपको। तो क्या कर सकते हैं, अब माना कि ये तो प्राइमरी में 250 वोल्टेज, इसमें क्या है इंटू 4 एम्पीयर धारा है, लेकिन इसमें आप लोगों ने वोल्टेज का मान बढ़ा लिया। माना कि यहाँ वोल्टेज का मान आप लोगों ने बढ़ा के कर लिया 1000 वोल्टेज, 1000 वोल्टेज कर लिया। गौर से सुनना, पावर तो बराबर मिलेगी तो धारा का मान कितना जाएगा, 1 वाट, क्योंकि 25 चौका 100, 1000 वाट तो ये होगी और बराबर 1000 वाट ये होगी। तो धारा का मान घट गया। इसके कह सकते हैं जहां वोल्टेज का मान बढ़ता है, पावर में वोल्टेज का मान बढ़ता है, वह धारा का मान कम हो जाता है। यहाँ 4 एम्पीयर धारा थी तो यहाँ कितनी आ गई, अब धारा का मान 1 एम्पीयर हो चुका है। किसके अनुसार, टर्नों के अनुसार हो चुका है। इसलिए कह सकते हैं ये एक प्रकार का स्टेप अप ट्रांसफार्मर होने के नाते धारा अपसाइड ट्रांसफार्मर होता है। धारा अपसाइड ट्रांसफार्मर काफी बार पूछा जाता है कि करंट ट्रांसफार्मर क्या होता है, स्टेप अप तो होता ही होता है, वोल्टेज तो बढ़ा के देता है, लेकिन धारा को क्या करता है, करंट को क्या करता है, कम करता है। इसलिए कह सकते हैं ये धारा अपसाई परिणामित्र होता है। दो बातें आती है, एक तो ये होता है, एक धारा अपसाई परिणामित्र होता है, मतलब स्टेप धारा को स्टेप डाउन करता है, धारा को क्या करता है, स्टेप डाउन करता है और वोल्टेज के मान को बढ़ाता है, धारा के मान को घटाता है। जैसे आप लोगों को पता है कि धारा किस प्रकार घटेगी, इस प्रकार वोल्टेज बढ़ेंगे तो धारा घट जाएगी, लेकिन पावर दोनों में सेम रहेगी, पावर दोनों में सेम रहेगी। ये तो थी बात इसकी। और टर्न रेशियो के अनुसार ये एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर। यहां तक का निष्कर्ष क्या निकला, यहां तक का निष्कर्ष क्या निकला कि प्राइमरी वाइंडिंग लाइन के श्रेणी क्रम में सेकेंडरी वाइंडिंग पे एमीटर संयोजित करते हैं, यहां तक निकल गया। अब यहां से इसका रेशियो होगा, यहां 4 एम्पीयर धारा आएगी तो यहां कितनी मिलनी चाहिए आप लोगों को, वो रेशियो होता है कि द्वितीय कुंडली में धारा का रेशियो क्या होता है, मानक क्या होता है, कितने एम्पीयर धारा मिलनी चाहिए, कितने के हिसाब से करेंगे। यहां माना कि 1000 एम्पीयर धारा चल रही है, यहां कितनी मिलनी चाहिए, किसके हिसाब से मिलनी चाहिए, ठीक है ना। उसको कहते हैं कि ये द्वितीय, नोट लगाने के बाद काफी बार प्रश्न पूछा गया है कि सेकेंडरी वाइंडिंग में धारा का मानक क्या होता है, स्टैंडर्ड क्या होता है, रेशियो क्या होता है, किसके अनुपात में धारा मिलती है आप लोगों को, उसको कहते हैं कि सेकेंडरी वाइंडिंग में करंट स्टैंडर्ड क्या होता है, स्टैंडर्ड की इसमें किस अनुपात में धारा मिलती है। तो वो होता है 1 एम्पीयर से 1 एम्पीयर वो 5 एम्पीयर होती है। किसके अनुपात में मिलेगी आपको, सेकेंडरी वाइंडिंग में धारा 1 एम्पीयर व 5 एम्पीयर मिलेगी आप लोगों को। यदि 1 एम्पीयर की सीटी होगी तो यहाँ 1 एम्पीयर, जैसे कि माना किया आपको दे दिया जाए कि 1000 अनुपात 1 एम्पीयर, 1000 अनुपात 1 दे दिया। इसका मतलब क्या कह सकते हैं, यहाँ 1000 धारा होगी एम्पीयर तो यहाँ 1 एम्पीयर मिलेगी आप लोगों को। अब 1000 अनुपात 1 का दिया, यहाँ 2 एम्पीयर धारा होगी तो यहाँ कितनी होगी, 2000 होगी। यहाँ 3 एम्पीयर धारा मिलेगी तो यहाँ कितनी होगी, 3000 एम्पीयर होगी। आप समझ सकते हो कि पीछे लाइन में क्या धारा चल रही है, 3000 एम्पीयर को 3 एम्पीयर में माप रहा है। क्यों, स्टेप अप ट्रांसफार्मर होने के नाते यह धारा का मान कम हुआ है। यदि आपको मिल गया यहाँ पे 1000 अनुपात 5, गौर से सुनना, तो कह सकते हैं यहाँ 1000 धारा होगी तो यहाँ क्या दिखाएगा आपको, एम्पीयर मीटर 5 एम्पीयर धारा दिखाएगा। यदि एम्पीयर मीटर ने 10 एम्पीयर धारा दिखाई है तो क्या कह सकते हैं, यहाँ आपको मिलेगी 2000 एम्पीयर धारा। तो वो स्टैंडर्ड होता है किसका, तो लिख लो, नोट लगाने वाली बात आ गई इसके ऊपर कि द्वितीय कुंडल में धारा का मानक क्या लिखेंगे, सेकेंडरी वाइंडिंग में, इसमें सिटी में द्वितीय कुंडलन में, परीक्षा में बहुत काफी बार पूछा गया ये प्रश्न, द्वितीय कुंडलन में
धारा I2 का मानक स्टैंडर्ड क्या होता है, मानक स्टैंडर्ड क्या होता है, 1 एम्पियर व 5 एम्पियर होता है। अब आपसे पूछा जाएगा सीटी रेशियो क्या है, ये क्या है, सीटी रेशियो है, ये क्या है, सीटी रेशियो है। किस प्रकार मिलेगा आपको सीटी रेशियो, क्या मिलेगा आपको, मिलेगा 1 एम्पियर या मिलेगा 5 एम्पियर। पीछे आपको वोल्टेज, इस पीछे आपकी धारा जरूर मिलेगी। जैसे आपको दे दिया कि 500:5 है, इसका मतलब क्या समझोगे आप, प्राइमरी की धारा ये है और सेकेंडरी धारा ये है। प्राइमरी की धारा 500 एम्पियर होगी तो आगे क्या दिखाएगा, 5 एम्पियर धारा दिखाएगा। आप समझ जाओगे कि पीछे 500 एम्पियर की धारा चल रही है, ठीक है ना। ये होता है सीटी का अनुपात। अब आपको अनुपात बताता हूं कि जैसे सीटी का अनुपात कैसे होता है, करंट ट्रांसफार्मर का धारा अनुपात कैसे होता है उसकी बात कर लेता हूं। करंट ट्रांसफार्मर का धारा अनुपात कैसा होता है, जो कि परीक्षा में काफी बार प्रश्न पूछा गया है। ये तो आपको मैंने लिखा दिया कि 1 एम्पियर में 5 एम्पियर होता है, किस प्रकार से होता है वो भी आपको दिखाता हूं। देखो मैं आपको अभी दिखाता हूं, जैसे लिख लो करंट ट्रांसफार्मर में सीटी का धारा अनुपात कैसे होता है, आप लोगों को बताइए। या तो 1 एम्पीयर मिलेगा या फिर 5 एम्पीयर मिलेगा। आपको दोनों को दिखाता हूं आपको कैसे होता है। जैसे जैसे आप लोगों को मिला यहाँ 50:5, ये सीटी का धारा अनुपात होता है 50:5। इसका मतलब क्या समझोगे कि 5 एम्पीयर धारा किसकी है, सेकेंडरी की है। प्राइमरी में कितनी धारा है, 50 एम्पीयर धारा है। या फिर 50 के बदले 75:5 मिल सकता है, याद रखना 75:5 मिल सकता है। फिर आपको मिलेगा 100:5 मिल सकता है, याद रखना बात। फिर आपको मिल सकता है 200:5 मिल सकता है, 200:5 मिल सकता है कि 200/5 की सीटी है। प्राइमरी में 200 एम्पीयर धारा चलेगी, सेकेंडरी में 5 एम्पीयर धारा चलेगी। फिर कह सकते हैं ये नहीं मिलेगा तो आपको ये मिल सकता है 500:5 मिल सकता है। फिर ये नहीं मिलेगा तो 1000:5 मिल सकता है। फिर 1500:5 मिल सकता है। फिर उसी के हिसाब से 50:1 भी हो सकता है, 50:1 हो सकता है, 100:1 हो सकता है, 200:1 हो सकता है। इसका मतलब ये सीटी का रेशियो होता है। सीटी रेशियो पूछा था कि सीटी का रेशियो क्या होता है, या तो 1 एम्पीयर में मिलेगा या फिर 5 एम्पीयर में मिलेगा, ठीक है ना। तो ये क्या, ये किसके आधार पर होता है, ये अनुपात पूछा जाए कि सीटी रेशियो को जो अनुपात आप लोगों ने बताया है ये किसके आधार पर होता है, ये प्राइमरी और सेकेंडरी में टर्नों की संख्या के आधार पर तय किया जाता है। प्राइमरी वाइंडिंग में व सेकेंडरी वाइंडिंग में जो टर्नों की संख्या होती है उसके अनुपात से तय किया जाता है। तो उसका अनुपात और निकाल लेते हैं कि किस प्रकार का अनुपात उसमें तय किया जाता है। काफी बार परीक्षा में पूछा जाता है। मैं सभी सीटी की बात कर रहा हूँ, फिर आपको टाइप्स ऑफ आगे रिंग पढ़ाएंगे, उसमें सिर्फ नॉर्मल बातें बताऊंगा आप लोगों को। ये जो बातें बता रहा हूँ ये सभी सीटी के बराबर होगी। जैसे आप लोगों से पूछा जाए कि प्राइमरी वाइंडिंग में धारा 100 एम्पीयर है, गौर से सुना मेरी बात। एक एग्जांपल बताता हूँ आप लोगों को, अच्छी तरह समझ में आएगा कि प्राइमरी वाइंडिंग में धारा का मान 100 एम्पीयर है, ठीक है ना। और प्राइमरी वाइंडिंग में और सेकेंडरी वाइंडिंग में क्या धारा चाहिए, 5 एम्पीयर धारा चाहिए अपने को, याद रखना। सेकेंडरी वाइंडिंग में 5 एम्पीयर धारा चाहिए। अब मैंने आपको पता है कि टर्नों की संख्या कितनी हो सकती है, 2 हो सकती है। मैं आपको क्वेश्चन लिख देता हूँ कि प्राइमरी वाइंडिंग में धारा क्या है, I1 का मान, ये क्या है, I1 का मान 100 एम्पीयर है। मेरा प्रश्न गौर से सुनना, फिर आपको समझ में आएगा। और I2 कितनी चाहिए आप लोगों को, I2 का मान चाहिए 5 एम्पीयर चाहिए, क्योंकि रेशियो क्या है, 5 एम्पीयर की धारा है, 5 एम्पीयर चाहिए। तो N1 में टर्नों की संख्या कितनी हो सकती है, 1 या 2 हो सकती है। मान लेंगे 2 मान लेता हूं, 2 टर्न है। तो यहाँ कितने टर्न लगाएंगे, 5 एम्पीयर धारा प्राप्त करने के लिए कितने टर्न लगाएंगे, ये आपसे काफी बार प्रश्न पूछा जाता है, जो कि छोटा सा कैलकुलेशन है, बहुत हार्ड नहीं है। अब आपको बताओ इसको कैलकुलेशन कैसे करेंगे। जैसे एक ट्रांसफार्मर का रेशियो क्या होता है, N2/N1 होता है, बिल्कुल होता है, बराबर I1/I2 होता है कि नहीं होता है। अब अपने को I2 5 एम्पीयर चाहिए, लेकिन टर्नों की संख्या किसकी चाहिए अपने को, N2 में टर्न कितने होंगे, ये बात कर रहे हैं। तो N2 में टर्नों की संख्या ज्ञात करेंगे तो क्या लिख सकते हैं, देखो इन दो की बात। अब लिखेंगे कि N2/I2 ये चाहिए आप लोगों को, इस दोनों को गुणा करेंगे और इसका मान निकालेंगे। ये क्या चाहिए, 5 एम्पीयर चाहिए। लिख सकते हैं कि N2/I2 वज्र गुणा करेंगे और N1/I1 हुआ कि नहीं हुआ, N1/I1। अब N2 मतलब कि सेकेंडरी में टर्नों की संख्या चाहिए आप लोगों को, तो यह लिखेंगे N1 और I1 दोनों हुए। यहां इसका पक्षांतरण कर देंगे, नीचे कर देंगे, अपॉन लगा देंगे, तो I2 हो गया। ये आपका रेशियो निकलने की संभावना चल रही है कि रेशियो कैसे निकलेगा, टर्नों की संख्या कितनी चाहिए। अब आप लोगों को पता है कि N2 का मान 5, ये अपने I2 का मान 5 एम्पीयर चाहिए अपने को, तो N1 में कितने हैं, 2 टर्न है। गौर से N1 में टर्नों की संख्या कितनी है, 2 मान लिया आप लोगों ने। और धारा कितनी है I1 में, मतलब कि प्राइमरी वाइंडिंग में धारा कितनी चल रही है, 100 एम्पीयर चल रही है। टर्नों और I2 में कितनी चाहिए, 5 एम्पीयर धारा चाहिए। तो यहाँ क्या हो गया, 200/5 और ये 8×5
4 पंजे 20, ये होगा 40। तो टर्न कितने चाहिए, ये चाहिए अपने को 40 टर्न लगाएंगे तब आपको 5 एम्पीयर मिलेगा, ये होता है। अब बताओ यहाँ जो धारा का रेशियो मैंने आपको बताया था, ये रेशियो बताया था किसके आधार पर निर्धारित किया जाता है, ये टर्नों के आधार पर निर्धारित किया जाता है। तो काफी बार प्रश्न पूछा जाता है कि करंट ट्रांसफार्मर में जो धारा अनुपात होता है, धारा का जो रेशियो होता है, वो किसके आधार पर तय किया जाता है, किसके अनुसार तय किया जाता है, वो होता है सेकेंडरी वाइंडिंग और प्राइमरी वाइंडिंग में टर्नों के आधार पर तय किया जाता है। ये याद रखना बात, ठीक है ना। प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग के टर्नों के आधार पर तय किया जाता है। ये काफी बार परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है। अब तो बात ये थी, अब आप लोगों से पूछा जाएगा, देखो जो शक्ति पर ट्रांसफार्मर कार्य करते हैं, जैसे आप लोगों को बताया कि ट्रांसफार्मर की रेटिंग किस में होती है, केवीए में होती है। ये छोटे ट्रांसफार्मर ये सिर्फ धारा को नापता है, क्या नापेगा, धारा को नापेगा। तो यहाँ कह सकते हैं कि सीटी की जो क्षमता होती है, सीटी का जो मतलब कि जो रेटिंग होती है किस में होती है, रेटिंग, सीटी की रेटिंग या क्षमता VA वोल्ट एम्पियर में होती है। वोल्ट एम्पियर में होती है, कितनी होगी आगे आपका प्रश्न आएगा, कितनी वोल्ट एम्पियर में मापी जा सकती है वो भी आपको बताऊंगा। ये तो थी बात इनकी किसमें, इस करंट ट्रांसफार्मर में जो मुख्य बातें थी अब तक जो परीक्षा में पूछी गई थी। अब इसके बारे में और अधिक बताऊं, देखो एक प्रश्न और आता है कि करंट ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग को कभी भी ओपन नहीं रखना चाहिए, ओपन सर्किट नहीं रखना चाहिए। याद रखने वाली बात आ गई, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आ गया अब कि सेकेंडरी वाइंडिंग में या करंट ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग को कभी ओपन नहीं रखना चाहिए। ओपन रख देंगे तो क्या होगा और ओपन क्यों नहीं रखना चाहिए, ये आप लोगों का आज एक कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा मैं आप लोगों को। ये आप लोगों के दिमाग में जो डाउट है या आपके मन में जो समस्या है वो दूर करेंगे। देखो यहाँ प्राइमरी में कितना टर्न है, 2-3 टर्न मान लेते हैं। यहाँ लगाया आप लोगों ने 2,20,000 वोल्टेज, कोशिश सुना, तो यहाँ कितने वोल्टेज चले जाएंगे, टर्नों के हिसाब से आप लोगों को काफी वोल्टेज चले जाएंगे। यहाँ टर्नों की संख्या बहुत ज्यादा होती है, तो टर्नों के हिसाब से माना कि यहाँ बहुत हाई वोल्टेज, अति उच्च वोल्टेज चले जाएंगे, क्योंकि पता यहाँ तो पहले हाई वोल्टेज थे, यहाँ और हाई वोल्टेज चलेंगे। अब हाई वोल्टेज जहाँ होंगे तो आप लोगों को पता है ये यहाँ प्राइमरी वाइंडिंग कितना फ्लक्स करेगी, क्योंकि यहाँ इसके अनुसार धारा चलेगी तो ये फ्लक्स स्थापित करेगी। गौर से सुनना, क्योंकि इसका निष्कर्ष क्या निकलेगा, अन्यथा इसको ओपन रख देंगे तो क्या होगा, क्योंकि सेकेंडरी वाइंडिंग में बहुत अधिक टर्न होते हैं, तो बहुत अधिक टर्न होने के बाद बहुत अधिक वोल्टेज भी होंगे, अति वोल्टेज होंगे, जिसके कारण सेकेंडरी वाइंडिंग का इंसुलेशन खराब होने की संभावना होती है। यहाँ अधिक वोल्टेज से इसका इंसुलेशन कमजोर हो जाएगा, किसका, सेकेंडरी वाइंडिंग का इंसुलेशन कमजोर हो जाएगी, इंसुलेशन जलने की संभावना हो जाएगी, तो करंट ट्रांसफार्मर जल सकता है। सेकेंडरी वाइंडिंग में अधिक वोल्टेज होने के कारण सीटी जल सकती है, ये करंट ट्रांसफार्मर जल सकता है। तो लिख लेना, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आ गया कि सीटी की द्वितीय कुंडलन को कभी ओपन सर्किट नहीं रखना चाहिए। क्योंकि लिखते हैं, क्यों नहीं रखना चाहिए, क्योंकि सेकेंडरी वाइंडिंग में SW लिख देता हूं, सेकेंडरी वाइंडिंग में बहुत अधिक वोल्टेज होते हैं, बहुत अधिक वोल्टेज होने के कारण सेकेंडरी वाइंडिंग का इंसुलेशन जलने की संभावना रहती है, में कमजोर हो जाएगा और जलने की संभावना होती है, और लगभग 99% जल ही जाती है। इसलिए सेकेंडरी वाइंडिंग को ओपन रखेंगे तो क्या होगा, यदि सर्किट में संयोजित करने के बाद सेकेंडरी वाइंडिंग को ओपन रखेंगे तो क्या होगा, सबसे बड़ी बात आती है कि करंट ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग जल जाएगी। ये काफी बार प्रश्न पूछना आता है कि यदि करंट ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग को ओपन रख दिया जाए तो सेकेंडरी वाइंडिंग जल जाएगी। क्यों, अधिक वोल्टेज के कारण इसका इंसुलेशन खराब हो जाएगा, जिसके कारण वह जल जाएगी। अब दूसरा कारण और देखो, क्यों ओपन नहीं रखना चाहिए, क्योंकि प्राथमिक वाइंडिंग में फ्लक्स बहुत अधिक होगा, क्योंकि यहाँ पर धारा का मान बहुत ज्यादा होगा, वोल्टेज ऑलरेडी पहले अधिक है, तो बहुत ज्यादा फ्लक्स होगा। अब इतना ज्यादा फ्लक्स होगा तो क्या हो सकता है, ये क्योंकि आपको पता है कि कोर में लो हानियां फ्लक्स के ऊपर डिपेंड करती हैं। कोर में लो हानियां किसके ऊपर डिपेंड करती हैं, फ्लक्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। ज्यादा फ्लक्स होगा तो कोर में लो हानियों का मान बढ़ जाएगा, बहुर धारा हानि का मान बढ़ जाएगा, तो कोर बहुत ज्यादा गर्म हो जाएंगी, जिसके कारण ये वाइंडिंग दोनों जल सकती हैं।
कौन सी, प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग जल सकती हैं। तो क्या कह सकते हैं, दूसरा कारण क्या लिख सकते हैं इसके अंदर, इसके अंदर दूसरा कारण क्या लिख सकते हैं, लिख लो दूसरा कारण लिखना चाहो तो, कि प्राइमरी वाइंडिंग में फ्लक्स बहुत ज़्यादा होता है। क्या लिखेंगे, प्राइमरी वाइंडिंग में फ्लक्स बहुत ज़्यादा होता है। लिख लो फ्लक्स प्राइमरी वाइंडिंग में फ्लक्स बहुत ज़्यादा होता है। लिख लेना, आप शॉर्ट में लिख देता हूँ, आप डिटेल से लिख लेना, फ्लक्स बहुत ज़्यादा होता है, बहुत अधिक होता है। लिख लो बहुत अधिक होता है, जिसके कारण क्या होगा, कोर बहुत अधिक गर्म हो जाएंगी, बहुत अधिक गर्म हो जाएगी। बहुत अधिक गर्म तो क्या होगा, सीटी, इस अधिक उष्मा से क्या होगा, सीटी जल जाएगी, करंट ट्रांसफार्मर जल जाएगा। अब मैंने यहाँ सेकेंडरी जल जाएगी वो बताया है, लेकिन यहाँ दोनों की दोनों वाइंडिंग जल जाएंगी। तो एक नहीं, इसको ऊपर रखिए, दोनों वाइंडिंग जल जाएंगी, पूरी की पूरी सीटी ब्रस्ट हो जाएगी। एक तो ये आता है। दूसरा देखो, दूसरा कारण क्या होगा, एक और कारण आता है, तीसरा कारण बताता हूँ। वाइंडिंग में यहाँ देखो, इसको ओपन रखेंगे तो क्या होगा, यहाँ बहुत हाई वोल्टेज है, हाई वोल्टेज के कारण क्या होगा, यहाँ पे झटका लगने की संभावना होती है। यदि कोई ऑपरेटर काम करने वाला होगा तो वहाँ बहुत अधिक वोल्टेज के कारण, क्योंकि इतने वोल्टेज में इंडक्शन बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो क्या होगा, वहाँ पे झटका लगने की संभावना बनी रहती है। अधिक वोल्टेज के कारण झटका लगने की संभावना बनी रहती है सेकेंडरी वाइंडिंग में। तो इसको कभी ओपन रखना नहीं चाहिए। इसलिए कहते हैं, देखो सेकेंडरी वाइंडिंग को जब संयोजित करते हैं, गौर से सुनना, सेकेंडरी वाइंडिंग को जब संयोजित करते हैं, एमीटर संयोजित करते हैं, तो यहाँ एक स्विच लगा के रखते हैं। ऑलरेडी यहाँ पे एक स्विच लगा के रखते हैं। जब इसको हटाएंगे, माना कि एम्पीयर मीटर को हटाना है, रिपेयर करनी है, तो स्विच को क्लोज कर देंगे। स्विच को क्लोज कर दिया, फिर स्विच को यहाँ लगा दे, एम्पीयर मीटर को लगा देते हैं, तो स्विच को ओपन कर देते हैं। तो ये हमेशा होता है, एक कुछ में तो ऑटोमेटिक सुविधा होती है कि इसको हटाएंगे तो अपना आप क्लोज हो जाएगी, ठीक है ना, कुछ को हटाएंगे तो ऑटोमेटिक क्लोज हो जाएगी, ये तो होता है बात इसमें। और यदि आप इसको हटाते हो, रिपेयर करते हो इसका, तो इसके स्विच लगाते हैं। तो सेकेंडरी वाइंडिंग में किसके, एमीटर के समानांतर क्रम में एक स्विच लगाया जाता है, जिसके द्वारा सेकेंडरी वाइंडिंग को शॉर्ट कर दिया जाता है, और एमीटर लगाने के बाद उसको ओपन कर दिया जाता है, जिससे कि आपकी ये समस्या दूर हो जाए। एक क्या आता है। दूसरा कारण क्या आता है, इसको एक अर्थ भी कर देते हैं, सेकेंडरी वाइंडिंग को अर्थ किया जाता है, ताकि आपको झटका लगने की संभावना कम से कम हो और ये ट्रांसफार्मर जल्दी बैलेंस हो जाए। यहाँ से जो धारा चलेगी वो यहाँ चली जाएगी और बैलेंस हो जाएगी। इसलिए सेकेंडरी वाइंडिंग को अर्थ किया जाता है, याद रखना बात, अर्थ कर दिया जाता है। ये इसके कुछ मुख्य कारण थे, किसके, पूरी करंट ट्रांसफार्मर के। अब तक के जो क्वेश्चन आए हैं मैंने आपको बताए हैं, आगे और इसके बारे में गहरा अध्ययन करवाऊंगा कि और प्रकार क्या होते हैं। अब देखते हैं सेकेंडरी, मैंने अपने करंट ट्रांसफार्मर का सेकेंड प्रारूप, दूसरा प्रकार देखते हैं, जिसको कहते हैं रिंग टाइप करंट ट्रांसफार्मर। क्या कहेंगे, रिंग टाइप करंट ट्रांसफार्मर, जिसको अंगूठी प्रकार का प्रणामित्र कहते हैं। क्या कहेंगे, रिंग टाइप ट्रांसफार्मर। सेकेंडरी वाइंडिंग में इसमें एक तो था वाउंड टाइप, ये क्या पढ़ा, वाउंड टाइप, वेस्टर्न प्रकार का पढ़ा। दूसरा क्या पढ़ेंगे, रिंग टाइप। क्या पढ़ेंगे, रिंग टाइप, मैं शॉर्ट में लिख देता हूं, रिंग टाइप सीटी। रिंग टाइप सीटी का मतलब रिंग टाइप करंट ट्रांसफार्मर, जिसको कहते हैं अंगूठी प्रकार का धारा परिणाम मित्र। जो अब तक बातें बताई तो कॉमन थी, बस इसमें कुछ क्या होगा, इसमें कुछ यहाँ आयताकार थी, याद रखना, वेस्टर्न टाइप में किसी थी आयताकार कोर प्रयोग की थी। यहाँ किस प्रकार की करेंगे, यहाँ कोर, चित्र बताऊंगा आपको, डायग्राम समेत बताऊंगा। कोर रिंग टाइप की होती हैं, रिंग प्रकार की होती हैं। अब रिंग प्रकार की कैसे होंगी और किस प्रकार वो कार्य करेगी, और कौन से मीटर को अपने यहाँ ज्यादातर प्रयोग करते हैं सीटी के तौर पर, जो कि अब देखोगे यहाँ से बताओगे तो हाई वोल्टेज की बात करते हैं, तो लो वोल्टेज में कैसे आप सीटी को लो वोल्टेज की तरह कैसे प्रयोग कर सकते हैं। लो वोल्टेज जैसे अपने घरेलू सप्लाई चलते हैं, 5 एम्पीयर की धारा नापने वाली है, या फिर 20 एम्पीयर की धारा है, लाइन चल रही है, तो फिर कोर टाइप ट्रांसफार्मर होता है। ये अपना जो अपने वेस्टर्न टाइप देखा, ये तो हाई वोल्टेज के लिए, तो लो वोल्टेज के लिए भी सीटी का प्रयोग कर सकते हैं। किस प्रकार करेंगे आपको बताता हूँ। सबसे बड़ा होता है कि रिंग टाइप ट्रांसफार्मर में कोर किसकी बनी होती है, रिंग प्रकार की होती हैं, लेकिन रहेंगी सिलिकॉन स्टील की। तो दूसरा प्रारूप दिखाता हूँ आप लोगों को मैं, इसका कैसे होता है। देखो मैं आपको दिखाता हूँ, ये ऐसे कोर होती हैं। ये अंदर से क्या है, खोखली है। रिंग क्या होती है, जैसे गोल रहते हैं, ऐसे अंदर से कहते हैं खोखली, ये अंदर से पूरा का पूरा खोखला हिस्सा है। अब इसके अंदर क्या होगा, देखो जैसे आप लोगों की सर इसकी वाइंडिंग, यहाँ इसके ऊपर सेकेंडरी वाइंडिंग करते हैं, पूरी पूरी कोर पर सेकेंडरी वाइंडिंग करते हैं। यहाँ पे ऐसे सेकेंडरी वाइंडिंग कर देंगे, ये सेकेंडरी वाइंडिंग कर दी यहाँ पे,
ये सेकेंडरी वाइंडिंग कर दी और इस सेकेंडरी वाइंडिंग के दो तार दो संयोजन बाहर ले लिए। ये पूरी क्या कर दी, ये होगी आपकी सेकेंडरी वाइंडिंग, या क्या कहेंगे सेकेंडरी वाइंडिंग। पूरी रिंग के ऊपर सेकेंडरी वाइंडिंग स्थापित कर दी। कैसे होगी, पतले तार की अधिक टनों की होगी। अब इसके अंदर क्या होगा, अंदर देखते हो एक इंसुलेशन वायर रखते हैं। क्या रखेंगे, इंसुलेशन वायर, धारा प्रवाही इंसुलेशन वायर। ये आपका अंदर क्या है, अंदर इंसुलेशन वायर है, ये बाहर निकाल गया यहाँ से, जैसे ये बाहर निकाल दिया। ये आपका वायर है इंसुलेशन वायर, जिसके बाहर क्या है इंसुलेशन, जैसे अपने पीवीसी तार होता है। अब इसका प्रयोग कहाँ करेंगे आपको बताता हूँ। ये रिंग टाइप ट्रांसफार्मर है, इसकी कोर कैसे है, रिंग टाइप, रिंग टाइप कोर। ये क्या है, वायर है, कैसा है, इंसुलेशन वायर, जिसके ऊपर कुचालक आवरण हो। इंसुलेशन में क्या होता है, जिसके ऊपर कुचालक आवरण हो, ये इंसुलेशन वायर है। अब यही एक तार जो आपको बताया, ये प्राइमरी का काम करेगा, प्राथमिक कुंडलन यही रहेगी, प्राथमिक वाइंडिंग कुंडलन यही रहेगी। रिंग टाइप में प्राथमिक कुंडलन पहले से निर्धारित नहीं होती है। रिंग टाइप करंट ट्रांसफार्मर में प्राथमिक कुंडलन पहले से निर्धारित नहीं होता, पहले स्थापित नहीं करते हैं। एक अंदर से, एक जैसा ये इंसुलेशन वायर है ना, अंदर से प्रवाहित करवाएंगे, इसके अंदर से धारा प्रवाहित हो ना पाएंगे। तो कर सकते हैं रिंग टाइप ट्रांसफार्मर का प्रयोग कहाँ कर सकते हैं कि सप्लाई लाइन को बिना तोड़े हुए, बिना संयोजित किए हुए धारा नापने के लिए, सप्लाई लाइन में धारा नापने के लिए बिना तोड़े हुए, बिना सर्किट में बाधित, बिना सर्किट को बाधित किए हुए धारा को नापना रिंग टाइप ट्रांसफार्मर का काम होता है। याद रखना बात, कहाँ प्रयोग करेंगे, सप्लाई लाइन को बिना तोड़े हुए धारा नापना रिंग टाइप ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है धारा नापने के लिए। ये वाइंडिंग देखो, इसमें से धारा प्रवाहित होगी, आपको पता है जिस चालक में से धारा प्रवाहित होती है उसके चारों तरफ चुंबकीय फ्लक्स स्थापित होता है। इसमें भी चुंबकीय फ्लक्स स्थापित होगा जो इस वाइंडिंग को काटेगा, इस वाइंडिंग को काटेगा, यहाँ वोल्टेज स्थापित होंगे और आपको धारा मिल जाएगी। तो यहाँ क्या लगाएंगे, यहाँ लगा दिया आप लोगों ने एमीटर, याद रखना, यहाँ क्या लगा दिया, एमीटर लगा दिया। ये S1 और ये S2, ये जो तार है ये किसका प्रयोग करेगा, ये करते हैं प्राइमरी वाइंडिंग की भांति प्रयोग करते हैं। अब इसके बारे में और बताऊँ आपको। अब देखो, माना कि ये जो अपना जो इंसुलेशन वायर है, इसमें कितनी धारा चलेगी, इसकी रेशियो के हिसाब से बात की जाए, कितनी धारा चलेगी और किस प्रकार ये धारा के मान को मापन करेगा। तो कह सकते हैं कि प्राइमरी वाइंडिंग में या इस इंसुलेशन वायर में धारा का मान कैसे ज्ञात कर सकते हैं। ये आपसे काफी बार पूछा जाएगा कि प्राइमरी वाइंडिंग में धारा का मान कैसे ज्ञात कर सकते हैं। मैं आपको बताता हूँ, देखो इसके बारे में। जैसे कि आप लोगों को पता है कि इसका रेशियो कितना होता है, अनुपात कितना होता है, या तो 1 एम्पीयर में मिलेगा या फिर आपको 5 एम्पीयर में मिलेगा। किस में मिलेगा, या तो 1 एम्पीयर में मिलेगा, यहाँ इसकी रेंज कितनी हो सकती है, 1 एम्पीयर हो सकती है, या फिर आपको 5 एम्पीयर मिल सकती है। मैं माना कि 5 की बात करूँ आपसे, तो अब आप गौर से देखना कि इसका रेशियो की बात करें, K बराबर क्या होता है, N2/N1 होता है, बिल्कुल। अब उसके बाद बात करेंगे I1/I2 होता है। अब आपको पता है यहाँ धारा कितनी मिलेगी, यहाँ माना कि धारा 5 एम्पीयर मिल रही है, आप लोगों को धारा कितनी मिल रही है, 5 एम्पीयर धारा मिल रही है। यहाँ टनों की संख्या कितनी है, N माने 1 टन है। सेकेंडरी में मान लीजिए कि आप लोग 20 टन लगा दिया, आप लोगों ने 20 टन लगाया है सेकेंडरी में। सेकेंडरी टनों की संख्या कितनी है, N2 बराबर 20 टन है। तो यहाँ धारा कितनी चलेगी आपसे पूछा जाए, इस प्रकार की परिवर्तन धारा का मान क्या होगा। अब देखो सोल्व करके देखते हैं। यहाँ से आपको क्या करना है, I1 का मान ज्ञात करना है, इसमें धारा का मान ज्ञात करना है, इसका ज्ञात करना है। तो यहाँ इसको वज्र गुणा करेंगे, लिख सकते हैं I1 बराबर N2 इंटू I2/N1, ये होता है। इसको ही आगे सोल्व करते हैं तो N2 का मान आपके पास 20 है, I2 का मान 5 एम्पीयर है और N1 का मान 1 है। तो इसको यदि सोल्व करते हैं तो कितना आता है, 100 एम्पीयर धारा आती है। तो प्राइमरी वाइंडिंग में या इस चालक तार में कितनी धारा चल रही है, 100 एम्पीयर धारा चल रही है। तो कह सकते हैं इसके बारे में, ये जो ट्रांसफार्मर होता है या रिंग टाइप ट्रांसफार्मर जो करंट जो धारा परिणामित्र होता है, ये सप्लाई लाइन को बिना तोड़े हुए, बिना बाधित किए हुए धारा का मापन प्रयोग करने के लिए किया जाता है। एक बात आ गई, इसके सिद्धांत पर कौन कौन से मीटर काम करते हैं। जैसे आपको बताऊं कि क्लैंप ऑन मीटर की बात करें, किसकी, क्लैंप ऑन मीटर की बात करें। यहाँ क्लैंप ऑन मीटर, ये दूसरी बात करें स्प्लिट कोर मीटर, स्प्लिट कोर टेस्टर बोलते हैं जिसको, स्प्लिट कोर टेस्टर, फिर उसको कहते हैं टोंग टेस्टर। याद रखना क्या कहेंगे, टोंग टेस्टर। तो ये तीनों की तीनों जो उपकरण हैं जो धारामापी हैं, ये तीनों क्या हैं, ये धारामापी हैं। ये किसके सिद्धांत पर कार्य करते हैं, रिंग टाइप, ये रिंग टाइप सिटी के सिद्धांत पर कार्य करते हैं।
रिंग टाइप सीटी की मतलब यही रिंग टाइप है, वो यही इसका होता है। लेकिन इसमें क्या होता है, यहाँ रिंग टाइप है, यहाँ इसको खोलने के लिए जैसे ये चालक तार है, इसमें धारा नापनी है बिना तोड़े हुए, तो यहाँ कुछ जबड़ा होता है, इस प्रकार को यहाँ तोड़ के रखते हैं इसको, इस रिंग टाइप को तोड़ के, इसमें कुछ व्यवस्था आती है स्प्रिंग की, इसको जूझ दबाएंगे तो ये रिंग टाइप दो भाग होते हैं, दो भाग होते हैं ऐसे, तो ये क्या करेगी, गोल ऐसे आगे चिपक जाएगी, इसको छोड़ेंगे तो चिप गोल हो जाएगी, लेकिन इसको दबाएंगे तो ऐसे टूट जाएगी। तो यहाँ टूट के भाग, फिर ये तार बीच में दे दिया ऐसे, जैसे ये तार है इसको तोड़ेंगे फिर ऐसे कर दिया। इसमें कुछ व्यवस्था है इस प्रकार की कि कोर आपस में टूटने वाली हो और वापस में जुड़ने वाली हो, इस प्रकार की व्यवस्था होती है यहाँ पे। तो ये होते हैं सारे के सारे इस प्रकार के ट्रांसफार्मर, ये होते हैं रिंग टाइप ट्रांसफार्मर। तो क्या आता है कि रिंग टाइप ट्रांसफार्मर के आधार पर कौन कौन से मीटर होते हैं जो क्या काम आते हैं, इसलिए ये कह सकते हैं रिंग टाइप ट्रांसफार्मर जो धारा परिणामित होता है, ये सप्लाई लाइन या किसी भी चालक तार, किसी भी इक्विपमेंट या किसी भी जो लोड होता है उसको बिना बाधित किए हुए उसमें से धारा मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसके सिद्धांत पर ये तीनों के तीनों क्लैंपोन मीटर, स्पीड कोर टेस्टर और टोंग टेस्टर, तीनों के तीनों इसी के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। ये तीनों क्या काम आते हैं, ये भी सेम टू सेम मैंने आपको बताया वही काम आते हैं। तो दोस्तों ये तो था आप लोगों का क्या रिंग टाइप ट्रांसफार्मर क्या होता है। आगे देखते हैं, आगे 3 ट्रांसफार्मर और बच चुके हैं जो कि आपको धारा परिणामित होते हैं, जो कि धारा नापने के लिए प्रयोग करते हैं, उनके बारे में बात कर लेते हैं। अब किसकी बात करेंगे, अब बात करेंगे अगले धारा परिणामित की बात करेंगे। बार टाइप क्या आएगा, बार टाइप आएगा। ये एक आता है, पहले आ गया ये दूसरा था और तीसरा आता है बार टाइप सीटी, ये आता है। इसका प्रयोग कहाँ करते हैं, शुरू में मैंने जो आपको बताया इसके बारे में, वो सब के सब नियमावली, सब के सब सिद्धांत सब पे लागू होते हैं। रिंग टाइप पर भी वही सिद्धांत लागू होगा, बार टाइप पर भी वही सिद्धांत लागू होगा, ड्राई टाइप पर वही सिद्धांत लागू होगा, ऑयल इमर्शन के सिद्धांत पर वही लागू होगा। बस इसका डायग्राम देख लो, ये किस प्रकार का ट्रांसफॉर्म होता है आपको दिखा देता हूँ। ये देखो, इसकी बात करते हैं कौन सी की, बार टाइप की यदि बात करें तो जैसे मोटी मोटी छड़ होती है, जैसे बस बार है, जैसे याद रखना बस बार है। बस बार कैसी होती है, छोटी छोटी कुछ कॉपर की पत्तियां होती हैं इसमें मतलब कि कुछ करेक्शन मोटर कर देते हैं। तो उस जैसे बस बार के ऊपर धारा को नापना है तो किस प्रकार के ट्रांसफार्मर का प्रयोग करेंगे, ये तो कह सकते हैं कि सीटी का प्रयोग करेंगे। याद रखना, बस बार में धारा नापने के लिए किस प्रकार के करंट ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है, याद रखना बात। सप्लाई लाइन को बिना तोड़े हुए धारा को नापने के लिए किस प्रकार का ट्रांसफार्मर प्रयोग करेंगे, रिंग टाइप का करेंगे। अधिक वोल्टेज की लाइनें होती हैं, जो ऊंची ऊंची लाइनें होती हैं जिसमें धारा का मान बहुत अत्यधिक होता है, वहां धारा नापने के लिए किसका प्रयोग करेंगे, सीटी ट्रांसफार्मर। इसमें वेस्टर्न प्रकार के ट्रांसफार्मर का प्रयोग करेंगे, वेस्टर्न प्रकार के धारा परिणामीटर का प्रयोग करेंगे। आ जाता है बस बार के लिए। इसका सर्किट डायग्राम आपको बना के दिखाऊंगा किस प्रकार का, इस प्रकार का सर्किट डायग्राम होता है इसका। देखो आपको दिखाऊंगा किस प्रकार का सर्किट डायग्राम होता है। यहां से देखो, इस प्रकार का होता है। और उसके ऊपर भी कैसा होता है, यहां से देखो, यहां होता है ऐसा, ये इस प्रकार का, यहां भी ऐसा ही होता है। अब आगे दिखाता हूं इसके बारे में। देखो यहां क्या होता है, यहां कुछ इसके अंदर से ऐसी इस प्रकार की व्यवस्था होती है। ये आपकी बस बार है, ये क्या है, बस बार आ गया यहाँ पे। और यहां भी क्या आएगा, ये बस बार आएगी। चपटी एक छड़ की भांति होती है, जिसको कहते हैं छड़ प्रकार का सीटी, छड़ प्रकार की सीटी बोलते हैं। यहाँ क्या होती है, सेकेंडरी वाइंडिंग होती है यहाँ पे और 2 सिरे बाहर निकाल देते हैं और यहाँ क्या लगाते हैं, एम्पीयर मीटर लगा देते हैं। बाकी सेम टू सेम वही होती है। इस प्रकार के ट्रांसफार्मर को देखें, और यदि आप देखो ये कैसी होती है, इस प्रकार की होती है, ऐसे इस प्रकार की व्यवस्था होती है यहाँ पे। ये क्या होगी, ये होगी बार, छड़ होगी, जिसको बोलते हैं बस बार। ठीक है, बस बार पढ़ाएंगे आपको। ये क्या होगी, छड़। तो ये किस प्रकार का ट्रांसफार्मर है, छड़ प्रकार का। सेम टू सेम वही कंडीशन, यहाँ पतले तार के अधिक टर्नों की सेकेंडरी वाइंडिंग होगी। ये बार क्या करेगी, ये प्राइमरी वाइंडिंग का कार्य करेगी, प्राइमरी वाइंडिंग का कार्य करेगी। और ये क्या है, ये सेकेंडरी वाइंडिंग है जो धारा नापेगा। इसके रेशियो भी 1 होगा या 5 एम्पीयर होगा, वो आपको परीक्षा में पेपर में जरूर मिलेगा। ये रेशियो क्या होता है, 1 एम्पीयर या 5 एम्पीयर होता है। ये तो था आपका। इसका प्रयोग कहाँ करते हैं, बस बार में धारा नापने के लिए, बस बार को बिना बाधित किए धारा नापने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है।
एक होता है आपको ड्राई टाइप करंट ट्रांसफार्मर। अगला कौन सा आता है? ड्राई टाइप करंट ट्रांसफार्मर, शुष्क ट्रांसफार्मर होता है, जिसमें किसी प्रकार का, जैसे आप लोगों ने देखा कि इसमें किसी प्रकार का तेल नहीं होता है, किसी प्रकार के शीतलन प्रणाली की शीतलन के लिए किसी प्रकार तेल या द्रव पदार्थ प्रयोग नहीं किया जाता है, वो होता है ड्राई प्रकार का करंट ट्रांसफार्मर होता है। उसका भी काम यही होता है। एक होता है ऑयल इमर्स, जिस सिटी के अंदर जिस करंट ट्रांसफार्मर में तेल का प्रयोग किया जाता है वो होता है ऑयल इमर्स्ड करंट ट्रांसफार्मर। ये आपके 5 ट्रांसफार्मर हैं। देखो इसके जो आउटपुट मानक होता है कि कितने क्षमता तक, कितनी क्षमता तक के सीटी होते हैं, इसकी क्षमता कितनी हो सकती है, तो इसमें क्षमता होती है 2.5 से लेकर 30 वोल्ट एम्पीयर तक की क्षमता होती है। इसकी कितनी होती है? 2.5 से लेकर, इसकी क्षमता की बात करें, इसकी सीटी की क्षमता की बात करें, 2.5 से 30 वोल्ट एम्पीयर तक की क्षमता होती है, याद रखना बात। तो ये तो थे आपके सीटी का पूरा प्रयोग, सीटी का जो पूरा प्रयोजन जो मैंने आपको बताया है। और इसके बारे में यदि आपको किसी प्रकार की कोई समस्या है, यदि आपको कोई कंफ्यूज है तो कमेंट्स में ज़रूर लिखना, आपको हर कमेंट्स का सॉल्यूशन किया जाएगा। और इस वीडियो के प्रति आपके मन में क्या विचार हुए उसका भी आप कमेंट्स में लिखना। और दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।